हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संजीव वर्मा सर की जो बुक है इसका चैप्टर नंबर 30। जो चैप्टर नंबर 30 है उसका नाम है द इकोनॉमिक्स ऑफ कैपिटल, मनी एंड स्टॉक मार्केट्स। तो इन तीनों ही चीज़ों को हम अच्छे से स्टडी करेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से हम इन पे अपनी पकड़ बना सकें। एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा टफ साइड पे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको समझना। लेकिन अगर आपने आज की वीडियो को अच्छे से देख लिया, अच्छे से सुन लिया और अच्छे से इसको समझ लिया तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो मैंने ये सारी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नोट्स अच्छे से मैंने बना दिए हैं, पूरे के पूरे नोट्स मैंने बनाए हैं। तो आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़िएगा, इससे आपको जो है बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी। ये नोट्स मैंने कहीं बाहर से नहीं बनाए हैं, जो आपकी बुक में लिखा है एज इट इज़ मैंने जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आपको इसको जो चैप्टर है पूरा पेशेंस के साथ सुनना है एंड आपको जो है ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइनेंशियल इकोनॉमी क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको ये टर्म्स को समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है फाइनेंशियल इकोनॉमीज। देखो फाइनेंशियल इकोनॉमीज का मतलब है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि किस तरीके से जो आपके रिसोर्सेज का यहाँ इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं। देखो इट स्टडीज़ द, ठीक है, यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, यूज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मनी इंस्टीड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। अब फाइनेंशियल इकोनॉमी क्या होती है, आप अगर जनरल टर्म्स में समझेंगे तो फाइनेंशियल इकोनॉमी का मतलब है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से यूज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जा रहा है, कैसे रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उसकी स्टडीज़ करते हैं। और कौन से रिसोर्सेज की बात होती है, तो रिसोर्सेज की बात होती है यहाँ पे मनी की। ठीक है, अगर रिसोर्सेज की बात करें तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे हम मनी की बात करते हैं इंस्टीड ऑफ गुड्स। यहाँ पे ना ही हम गुड्स देखते हैं ना ही सर्विसेज, किसके ऊपर फोकस होता है, मनी का किस तरीके से यूज़ हो रहा है, किस तरीके से मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। उसी को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं उसी को, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, आई होप आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में हम किसकी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसको हमने 3 एलिमेंट्स में डिवाइड किया। एक तो हमारे फाइनेंशियल मार्केट हो गए, दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और तीसरे आगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो हम 1 बाय 1 तीनों चीज़ों को पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। 1 बाय 1 वी विल डिस्कस ऑल दिस। ठीक है, तो पहला सबसे पहले है फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझो कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल मार्केट्स आर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेसेस। यहाँ पे सेलर और बायर क्या करते हैं, अपने फाइनेंशियल असेट्स को क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। जैसे क्या क्या फाइनेंशियल असेट, जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, करेंसीज एंड कमोडिटीज़। अभी आपको यहाँ पे स्टॉक दिख रहा है, बॉन्ड दिख रहा है, करेंसी दिख रही है, कमोडिटी दिख रही है। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि स्टॉक क्या होते हैं, बॉन्ड क्या होते हैं। आप जो है चैप्टर में बने रहिए, आगे जो है सारी चीज़ों को मैं 1 बाय 1 डिस्कस करते जाऊँगी और आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो अब के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान में रख लो कि फाइनेंशियल मार्केट वो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेसेस होती हैं जहाँ पे सेलर अपने फाइनेंशियल असेट्स को ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट कौन कौन से टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पीछे हमने पढ़ लिया कि टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, पीछे हमने पढ़ा फाइनेंशियल मार्केट क्या होते हैं। अब हम समझेंगे कि टाइप्स कौन कौन सी है, फाइनेंशियल मार्केट कौन कौन से तरीके के होते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाले हैं आपके ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट। इनको जो है, जो ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट होते हैं इनको कौन कंट्रोल करता है, हमारा आरबीआई। ठीक है, आरबीआई कौन है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन मार्केट्स को रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है। और इसको जो ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक मनी मार्केट, दूसरा कैपिटल मार्केट। अब मनी मार्केट कैपिटल मार्केट आपको नहीं समझ में आ रहा है, सो की पेशेंस। ठीक है, आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट कौन से होते हैं, अनऑर्गेनाइज जो कि अनरेगुलेटेड है, इनको कोई भी आपका जो है लॉ गवर्न नहीं करता है। जैसे कि प्राइवेट मनी लेंडर, जैसे हमारे एरिया में होते हैं कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं तो उनसे जो है पैसे वगैरह ले लिए। ठीक है, वो जो है पैसे वगैरह देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो कोई लॉ उनको गवर्न नहीं कर रहा होता है, उसी को बोलते हैं ये कि ये कौन से मार्केट्स है, ये अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक मनी मार्केट है, दूसरा कैपिटल मार्केट है। अब हम समझेंगे कि मनी मार्केट आखिर होता क्या, व्हाट इज मनी मार्केट। तो मनी मार्केट कुछ नहीं है, मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल
असेट है जिसका मैच्योरिटी पीरियड जो है 1 साल से कम का होता है। देखो मनी मार्केट आपने समझना है कि मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है, ठीक है। जब मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग कराई, मैंने आपको पढ़ाया फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, ठीक है। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स से अंदर हमने क्या पढ़ा कि हम जहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से यूज़ एंड किस तरीके से जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। हमने वो देखा और हमने वहाँ से समझा कि किस तरीके से यूजेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हमारी। हम वहाँ पे क्या देख रहे हैं, मनी। तो यहाँ पे ना आपकी जो ये मार्केट्स है, यहाँ पे मनी की ही बात हो रही है कि मनी को कैसे जो है मनी मार्केट में किस तरीके से हम जो है मनी मार्केट किस तरीके का फाइनेंशियल एसेट है। तो मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट है। शॉर्ट टर्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मनी मार्केट में जो भी चीज़ें होंगी वो 1 साल से कम के पीरियड के अंदर होंगी, यानी कि मनी मार्केट के अंदर 1 साल से कम के पीरियड के अंदर ही चीज़ें होंगी, तभी करके इसको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो भी मैच्योरिटी पीरियड होगा वो 1 साल से कम का रहेगा, ठीक है। मनी मार्केट जो है उसको आरबीआई रेगुलेट करती है, ठीक है। मनी मार्केट में क्या होता है ये समझिए। मनी मार्केट में जो बोरिंग एंड लेंडिंग नीड्स हैं 1 साल से, मान लो किसी पर्सन को पैसा चाहिए, अब उसको अगर पैसा चाहिए और उसको जो है 1 साल के अंदर अंदर जो है वो पैसा चुका भी देगा, ठीक है। जो भी बोरिंग एंड लेंडिंग नीड्स हैं 1 साल से कम की, वो जो है देखी जाती है मनी मार्केट के अंदर। तो मैंने लास्ट में लिखा है द मनी मार्केट फुलफिल्स बोरिंग एंड लेंडिंग नीड्स। 1 साल से कम की जो लेंडिंग नीड्स है उनको फुलफिल करना है तो मनी मार्केट करता है। अगर इससे ज़्यादा हुई तो वो कौन करेगा, हमारा कैपिटल मार्केट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि मनी मार्केट क्या है। तो जल्दी से आप एक बार क्विकली रिवाइज कर लो कि मनी मार्केट जो है वो हमारा एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सेट है। इसमें जो भी बोरिंग एंड लेंडिंग होती है वो 1 साल से कम के लिए होती है, और इसको जो रेगुलेट करता है मनी मार्केट को, वो कौन रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब जो मनी मार्केट के अंदर जो हमारे मैच्योरिटी है, ठीक है, ये मनी मार्केट के अंदर ही कैटेगराइजेशन है। हमने क्या पढ़ा कि मनी मार्केट में जो है बोरिंग एंड लेंडिंग नीड्स 1 साल से कम की जो है देखी जाती हैं। तो उसके अंदर 3 मैच्योरिटी पीरियड्स आते हैं। सबसे पहले आता है कॉल मनी या ओवरनाइट कॉल मनी। इसमें जो बोरिंग या लेंडिंग की जाती है वो ओवरनाइट बेसिस, यानी कि एक दिन के अंदर जो होती है वो कॉल मनी या ओवरनाइट कॉल मनी के अंदर आती है। दूसरा आता है नोटिस मनी, इसमें 1 से 14 दिन के लिए देखी जाती है। और तीसरा आता है हमारा टर्म मनी। इस मार्केट का जो है टर्म मनी के अंदर 14 से 365 डेज के अंदर जो भी लैंडिंग एंड बोरिंग हुई है वो टर्म मनी के अंदर, नोटिस मनी के अंदर 1 से 14, और जो ओवरनाइट, ठीक है, एक दिन के अंदर लैंडिंग बोरिंग हुई है उसको जो है कॉल मनी के अंदर रखा जाता है। तो ये है आपके मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाली वीडियो। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप्स, ठीक है। अब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की क्या क्या टाइप्स हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे कमर्शियल बिल, फिर आते हैं ट्रेजरी बिल, फिर आते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैंकर एक्सेप्टेंसेज, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये क्या है, सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको दिखाया था ना कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स, फिर पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, एंड थर्ड पे हमने क्या पढ़ा था, अब मुझे भूल रहा है इस टाइम पे। मैंने आपको तीसरा भी दिखाया था, 1 मिनट जाके देख लेते हैं हम। सो यहाँ पे फोकस करो। पहला क्या था, फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा क्या था, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और थर्ड हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इन तीनों चीज़ों को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, जितने भी हमने पढ़े ये सारे क्या हैं, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब 1 बाय 1 हम इसको हर एक को कवर करेंगे, ठीक है, कि क्या है कमर्शियल बिल, क्या है ट्रेजरी बिल, रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या है, इसको 1 बाय 1 कवर करेंगे। और जो ये रीपर्चेज एग्रीमेंट है, जो ये मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स हैं, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये सारे क्या है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें एक चीज़ को और पढ़ना होता है, वो है सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले समझा देती हूँ सिक्योरिटी क्या है। देखो यहाँ पे ना आपके छोटे छोटे वर्ड्स की फाउंडेशन बन रही है, तो आपको ध्यान से हर एक वर्ड को समझते चलना है, ठीक है। सिक्योरिटी क्या होता है, इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, एक मिनट, इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर इन विच द बारोवर प्रोमिस टू पे बैक द अमाउंट लोन टू हिम विद आर विदाउट इंटरेस्ट। ये जो सिक्योरिटी है, ठीक है, ये एक पीस ऑफ पेपर होता है जहाँ पे बारोवर, जो भी बारोवर होता है, जिसने भी पैसे लिए होते हैं, वो प्रॉमिस करता है कि मैं आपको ये सर्टन अमाउंट आपको जो है मैं पर्टिकुलर डेट पे चुका दूंगा, उसको ही बोलते हैं सिक्योरिटी, ठीक है। तो आपको याद रखना है सिक्योरिटी कुछ नहीं है, सिक्योरिटी एक कागज़ का टुकड़ा है, और यहाँ पे उस पर्सन ने लिख लिया है कि मैं आपको फलानी डेट में जो आपने 100 रुपया मुझे दिया है, मैं आपको इस डेट को, मान लो यहाँ पे कुछ डेट लिखी है, इस डेट को मैं चुका दूंगा आपको, ठीक है। वो हो गई हमारी सिक्योरिटी। पीस ऑफ पेपर उस पर लिख के दे दिया आपने कि आप इस डेट को अपना जो पैसा है जो भी है वो आप दे दोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी, ठीक है।
अब आता है नेक्स्ट कि अगर आरबीआई इस पेपर को इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे तो उसको क्या बोल देते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट, सिंपल, ठीक है। अगर आरबीआई इशू कर रहा है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई, अगर किसी ने इशू किया तो वो सिक्योरिटी हो गई। अगर आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। उसके बाद जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है इसको समझना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है ना उसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है डिफॉल्ट का, इसीलिए हम गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बोलते हैं रिस्क फ्री एज इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं, रिस्क फ्री, गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट। रिस्क फ्री यानी कि जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, देखो कल को गवर्नमेंट आपसे पैसा लेगी ना तो आपको पैसा बाकायदा वापस देगी, इंटरेस्ट चाहे उस पर कम दे, लेकिन गवर्नमेंट आपसे अगर पैसा लेती है तो गवर्नमेंट आपको पैसा वापस करेगी ज़रूर, ठीक है। इस तरीके से अगर आपसे कोई और पैसा लेता है तो वो शायद वहाँ पे हाई रिस्क रहेगा, ठीक है, वो पैसा दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, ठीक है, लेकिन सरकार जो है वो पैसा आपको पक्का पक्का जो है रिटर्न करेगी, ठीक है। इसीलिए सरकार की सिक्योरिटी को हम बोलते हैं कि ये रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट है एक तरीके का, ठीक है। आई होप आपको सिक्योरिटी क्लियर हो गया कि क्या होता है सिक्योरिटी। अब आते हैं हमारे 3 तरीके की सिक्योरिटीज़ हैं, 3 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़। कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ हैं अब इनको पढ़ना। पहले हमने पढ़ा सिक्योरिटी क्या है कि पीस ऑफ पेपर है, वो समझ लिया। अब सिक्योरिटीज़ 3 तरीके की हैं, डेट, इक्विटी और हाइब्रिड। अब इन तीनों को आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये बेसिक एक तरीके से है। डेट का मतलब समझते हो आप, डेट का मतलब उधार लेना, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उधार लेना, ठीक है, ये मुझे उधार, ठीक है। डेट का मतलब एक तरीके का मतलब उधार लेना, इसको बोलते हैं डेट, ठीक है। और डेट सिक्योरिटी कौन सी होती है, यहाँ पे ये समझेंगे हम डेट सिक्योरिटी क्या होती है। इस केस में क्या होता है कि जिस भी पर्सन ने लोन लिया है या देखो इन दिस केस समवन हु टेक्स अ लोन और डेट एग्रीज टू रिपे इट ए फिक्स्ड ड्यूरेशन, सम आर नो इंटरेस्ट लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल एटसेट्रा, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि जो भी पर्सन है वो लोन लेता है और डेट लेता है और वो एग्री करता है कि वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको जो है ये पैसे चुका देगा। डेट का मतलब उस पर्सन ने उधार लिया है और उधार के बाद वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको पर्टिकुलर डेट पे चुका दूंगा, उसको बोलते हैं डेट, ठीक है, उधार लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई इसकी एग्जांपल, और ट्रेजरी बिल। इक्विटी में क्या होता है, मनी इस केस में भी लोन दी जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है ना, हमें कंपनी के अंदर कुछ ओनरशिप राइट्स मिल जाती हैं, ठीक है। मान लो कोई पर्सन था, उसको अपनी कंपनी चलानी थी, ठीक है, सो उसको पैसे चाहिए। अब वो बाहर से जो है लोगों को लेगा, हायर करेगा कि आप मुझे इतना पैसा दे दो, इतना इतना इतना, और इसके अंदर क्या हो जाएगा ये आपको भी इतना समझ में नहीं आएगा, ये आगे नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाती हूँ, वहाँ पे समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे शेयर्स, ठीक है, वहाँ पे समझ में आएगा। आप अभी जान लो कि डेट के अंदर पैसा जो है उधार में दिया जाता है, इक्विटी के अंदर पैसा उधार में ही दिया जाता है, बट इसके बदले आपको ओनरशिप राइट्स मिलते हैं। इसके बदले आप क्या करते हो, कोई आपको पैसा वापस नहीं मिलता है, इसके बदले आपको क्या मिलते हैं, ओनरशिप राइट्स मिलते हैं कंपनी के, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा पढ़ लेना है। हाइब्रिड में दोनों फीचर्स आ जाते हैं, डेट भी होता है यहाँ पे, इक्विटी भी होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों क्लियर हो गए हैं कि कौन कौन सी तरीके की सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास बिल क्या होता है। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको जानना है कि बिल होता क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें समझना है यहाँ पे बिल क्या होता है, ठीक है। सो बिल क्या होता है, देखो सिक्योरिटी को इशू किया जाता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ठीक है। नाउ सिक्योरिटी इशूड बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट व्हेन इट नीड्स मनी फॉर लेस देन 365 डेज इट इज़ टर्म्ड एज बिल, ठीक है। यहाँ पे आपको आई होप समझ में आ गया है, नहीं तो मैं समझा देती हूँ क्या होता है बिल। देखो जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू किया जाएगा और 1 साल से कम के लिए इशू किया जाएगा, यहाँ पे लिखा है ना लेस देन 365 डेज, 1 साल से कम के लिए इशू किया गया उसको बिल बोल देंगे, ठीक है। तो 1 साल से ज़्यादा के लिए इशू किया जाएगा तो उसको सिंपल क्या बोल देंगे, बॉन्ड बोल देंगे, ठीक है। ये आगे पढ़ाऊँगी मैं आपको, ठीक है। अभी आप इतना याद रखो कि जब जो बिल है वो क्या है, बिल जो है एक तरीके की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जब 1 साल से कम के लिए इशू किया जाएगा तो उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, बिल बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम समझेंगे कि ट्रेजरी बिल क्या होता है, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल को आप समझना, देखो जब जो बिल है उसको इशू किया जाता है डिस्काउंटेड प्राइजेस में, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेजरी बिल। क्या बोलते हैं, ट्रेजरी बिल, ठीक है। व्हेन बिल आर इशूड एट ए डिस्काउंट प्राइस, ठीक है। कोई भी बिल है, ठीक है, मान लो ये इस तरीके का कुछ नोट था, ठीक है। अब इसको क्या है, इसकी कीमत कितनी है,
100 रुपया है, लेकिन ये आपको इशू कर दिया गया है 95 रुपीज़ में, ठीक है। तो ये क्या है, आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस में इशू कर दिया गया है, ठीक है। तो 5 रुपये का यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिला है। तो इसी को बोलते हैं कि जब आपका जो बिल है वो इशू किया जाए डिस्काउंट प्राइस में, उसको हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल। अब ये जो ट्रेजरी बिल है ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, इसका मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करती है। क्या स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है? तो स्टेट गवर्नमेंट इसको इशू नहीं करती है, याद रखना है, ठीक है। ट्रेजरी बिल को सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करती है, ठीक है। ट्रेजरी बिल होते क्या हैं? तो ट्रेजरी बिल जो है जो जीरो कूपन सिक्योरिटीज़ हैं और इन पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जीरो कूपन का मतलब ही ये है कि इसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। मान लो ट्रेजरी बिल कल को आया तो इसका फ़ायदा क्या है आपको फिर, ये ट्रेजरी बिल जब इशू होता है तो देखो ये डिस्काउंटेड प्राइस में इशू हो रहा है ना 95 में। जब आपको डिस्काउंटेड प्राइस में इशू हो रहा है 95 में, कल को आपको जब इससे पैसे मिलेंगे तो ये कितने मिलेंगे? 100 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो आपको 5 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट तो कोई नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जीरो कूपन सिक्योरिटीज़ हैं, इंटरेस्ट कोई नहीं मिल रहा है, बट ये जो है डिस्काउंटेड प्राइसेस में इशू किए जा रहे हैं, ठीक है। और इनको हम जो बैंक है बैंक अपनी SLR रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी इसको रख सकता है। आपने जो है SLR रिक्वायरमेंट्स पढ़ी होंगी जब मैंने आपको मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर कंप्लीट कराया था ना, उस टाइम पे मैंने आपको ये SLR रिक्वायरमेंट्स पढ़ाई थी, ठीक है। आई होप आपने वो सारी की सारी वहाँ पे पढ़ी होंगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आता है बॉन्ड। सो बॉन्ड क्या होता है? देखो, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को हम 365 डे से ज़्यादा के लिए इशू करते हैं उसको ही क्या बोलते हैं? बॉन्ड। मैंने ये पहले ही आपको बता दिया था कि जब 1 साल से कम के लिए इशू कर रहे हैं उसको बिल बोल रहे हैं, जब 1 से ज़्यादा साल के लिए इशू कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम बॉन्ड बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं कि ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट जब टाइप्स पढ़ाए ना मनी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के, वहाँ पर ही मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये सब कुछ। तो चलो ये पढ़ते हैं क्या है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो देखो ये नेगोशिएबल अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड का मतलब है इसके बदले कोई कोलैटरल नहीं रखना पड़ता आपको, ठीक है। जहाँ पे जब भी आप पैसे लेते हैं आपको पैसे मिल जाते हैं, आपको बदले में कुछ भी गिरवी यहाँ पे नहीं रखना पड़ता है। इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और इसको इशू कौन करता है? बैंक इशू करेगा, ठीक है। डिपॉजिट्स देखो मैंने इसको लर्न भी ऐसे ही किया है कि जो डिपॉजिट है वो बैंक में ही होता है, इसीलिए इसको बैंक ही इशू करता है, ठीक है। तो याद रखना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है? बैंक इशू करता है। और कैसा है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है? अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड मतलब इसके बदले कोई कोलैटरल आपको नहीं रखना होता है, ठीक है। कोई गिरवी चीज़ नहीं रखनी है। जैसे हम बैंक से पैसा लेते हैं ना, तो बैंक के बदले में सोना रख देते हैं, ठीक है, कि अगर हम आपको नहीं देंगे सोना या प्रॉपर्टी पेपर्स, इस तरीके से यहाँ पर कुछ नहीं रखना होता। आई समझ में बात? तब चलो नेक्स्ट टॉपिक पे। जो और नहीं, अभी यहाँ पे ये भी तो पढ़ना है। यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है इशू कौन करता है? तो जो हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं वो इशू करते हैं, एक्सक्लूडिंग हमारे जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं एंड लोकल एरिया बैंक्स, क्या वो भी इशू करते हैं? तो याद रखना है कि जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं एंड जो लोकल एरिया बैंक्स हैं वो इशू नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ किसके पास पावर है? तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके पास पावर है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, इसको कौन इशू करता है और कौन से बैंक इसको इशू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट है हमारा प्रॉमिसरी नोट। क्या है प्रॉमिसरी नोट? ठीक है, ये भी कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है, आपको उसके वर्ड से ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी का मतलब है प्रॉमिस कर देना, ठीक है। प्रॉमिस मतलब कि आपने ये वादा कर लिया है कि आपने जो भी पैसे लिए हैं आप इस पर्टिकुलर डेट में चुकाने वाले हैं, और इसके बदले आपने एक कागज़ का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर लिख दिया कि मैं इस डेट को जो है आपके जो पैसे हैं वो चुका दूंगा, ठीक है। तो क्या हुआ? प्रॉमिसरी नोट का मतलब प्रॉमिस, तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या है। द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड प्रॉमिसरी नोट। जब एक पर्सन प्रॉमिस करता है कि वो सर्टन अमाउंट ऑफ मनी अनकंडीशनली जो है एक स्पेसिफिक पर्सन को देगा, ठीक है, उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रॉमिसरी नोट। तो ये डेफिनेशन देखो कि मतलब यहाँ पे प्रॉमिस किया जा रहा है कि पर्सन जो है, देखो यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हैं ना कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है अनकंडीशनली एक पर्सन को देगा, ठीक है, जब भी उसका ऑर्डर होगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। यहाँ पे आप ये प्रॉमिस कर देते हो कि हम आपको ये एक पर्टिकुलर डेट पे ये मनी आपसे जो हमने ली है वो वापस कर देंगे, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। और इसको आप वर्ड से ही याद रख सकते हो, इतना कोई टफ नहीं है, ठीक है। एक आता है आपका पार्टिसिपेटरी नोट्स, एक प्रॉमिसरी नोट, तो आप प्रॉमिसरी नोट में अभी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है।
आगे आता है हमारा कमर्शियल बिल्स। ठीक है, कमर्शियल बिल क्या है? कमर्शियल बिल को हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो फिरम्स हैं या फिर जो बिजनेसमैन हैं, ये इशू करते हैं। कमर्शियल बिल्स क्या हैं? ये भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है और इसको इशू किया जाता है 90 डेज़ के लिए। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि जो मनी मार्केट के अंदर जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जहाँ पे जितना भी जो भी चीज़ें इशू की जाएंगी, ठीक है, वो कितने के लिए की जाएंगी, कितने साल के लिए? सिर्फ 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल से कम की जो लैंडिंग एंड बोरिंग नीड्स हैं उनको कौन पूरा कर रहा है? मनी मार्केट। ठीक है, उसके बाद हमारा जो कमर्शियल पेपर है, ये भी अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। इसको कौन इशू करता है? जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं वो इशू करते हैं, क्योंकि कल को जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको जब पैसा चाहिए होता है तो वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट लेकर आ जाते हैं, बट ये अनसिक्योर्ड होता है, मतलब यहाँ पे भी कुछ गिरवी नहीं रखा जाता है। ठीक है, सो चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपिटल मार्केट। देखो, अभी हमने पहले कंप्लीट किया मनी मार्केट, और मनी मार्केट के अंदर मैंने बताया कि जो बोरिंग एंड लेंडिंग नीड्स हैं वो 1 साल से कम की पूरी होती हैं, उसको मनी मार्केट बोलते हैं। जब हमें 1 साल से ज़्यादा की लेंडिंग एंड बोरिंग नीड्स पूरी करनी होती हैं तो हम कहाँ पे जाएंगे? हम यहाँ पे जाएंगे अपने कैपिटल मार्केट के अंदर, यानी कि ये ऐसा मार्केट है जहाँ पे जो लेंडिंग एंड बोरिंग नीड्स हैं वो आपके 365 डेज से भी ज़्यादा के लिए की जाती हैं। अगर आपको 1 साल से कम के लिए जाना है तो आप मनी मार्केट में जाओगे। अगर आपको लेंडिंग एंड बोरिंग नीड्स आपकी 1 साल से ज़्यादा की हैं तो आपको कैपिटल मार्केट में जाना है। ठीक है, सो कैपिटल मार्केट क्या है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असेट। हमने पढ़ा कि जो हमारा मनी मार्केट है वो क्या था? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असेट्स था। ये क्या है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असेट्स। इसके अंदर क्या आते हैं? बॉन्ड्स, डिवेंचर्स। बॉन्ड्स हमने पहले पढ़ा क्या होते हैं? बॉन्ड्स होते हैं जहाँ पे जो मनी इशू की जाती है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए इशू की जाती है, उसको ही बॉन्ड बोलते हैं, और जब 1 साल से कम के लिए इशू की जाती है उसको बिल बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, मनी नहीं, जो सिक्योरिटी है, ठीक है, वो आती है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे डिवेंचर्स वगैरह आ जाते हैं। अब मैंने आपको पढ़ाया कि मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, तो हमने पढ़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी मार्केट को रेगुलेट कर रहा है। बट अगर हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कौन रेगुलेट करता है? तो इसको सेबी रेगुलेट करती है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करती है। तो मनी मार्केट में याद रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और कैपिटल मार्केट में याद रखना है सेबी। ठीक है, ये भी आई होप आपको समझ में आ गया है। उसके बाद आता है हमारा कैपिटल मार्केट की टाइप्स। तो ये भी आपको अच्छे से समझनी है कि कौन कौन से हमारे कैपिटल मार्केट होते हैं। तो कैपिटल मार्केट आगे 2 प्रकार के होते हैं। एक का होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट यहाँ पे लिखा है, पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट है यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ इशू की जाती है ना, वो पहली बार इशू की जाती हैं, फर्स्ट टाइम। ठीक है, यानी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं इस मार्केट में कौन होते हैं? हमारे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स एंड इंडिविजुअल्स। बट यहाँ पे जो भी सिक्योरिटीज़ इशू की जाएंगी वो पहली बार इशू की जाएंगी। ठीक है, और कौन कौन यहाँ पे इन्वेस्टर कर सकता है अपने पैसे? तो कौन कौन जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करता है? तो हमारे जो है बैंक्स आ गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, इंडिविजुअल, ये सब कुछ आ जाता है हमारा प्राइमरी मार्केट। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मार्केट, फिर आपको दोनों ही क्लियर हो जाएंगे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या डिफरेंस है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सेकेंडरी मार्केट क्या है। ठीक है, हमने प्राइमरी मार्केट में पढ़ा कि वहाँ पे जो हमारी बोरिंग नीड्स हैं, हमने प्राइमरी मार्केट में क्या पढ़ा कि प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो बाइंग एंड सेलिंग होती है वो एग्जिस्टिंग आर प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज़, यहाँ से पहले से भी कोई सिक्योरिटी इशू हो गई है, ठीक है, उसको सेकेंडरी मार्केट में बेचा जाता है। ठीक है, अब कंपनी से कोई पर्सन जो है, यहाँ पे देखो कंपनी में एक ये है कोई पर्सन, तो ये क्या कर रहा है, इसने कंपनी से जब सिक्योरिटी ली तो ये क्या है, प्राइमरी मार्केट का हिस्सा है। ठीक है, अब मान लो इस पर्सन ने अपने जो शेयर्स हैं किसी तीसरे पर्सन को बेचे, तो ये क्या है, ये सेकेंडरी का हिस्सा है। ठीक है, तो ये प्राइमरी मार्केट हुआ, ये सेकेंडरी मार्केट हुआ। आई होप आपको क्लियर हो गया है प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम शेयर्स को इशू किया जाता है, लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट है वहाँ पे बाइंग एंड जो सेलिंग नीड्स हैं वो पहले की जो सिक्योरिटीज़ इशू होती हैं उनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। ठीक है, इसको स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज भी बोला जाता है। तो याद रखना आपका जो स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन है, सेकेंडरी मार्केट है। ठीक है, उसके बाद आईपीओ क्या होता है, एक टर्म और आएगी आपके सामने कि आईपीओ क्या होता है। अब देखो प्राइमरी मार्केट के अंदर क्या होता है ना, जो शेयर्स हैं उनको जब पहली बार इशू किया जाता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शेयर को फर्स्ट टाइम कहाँ पे इशू किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में आपके जो शेयर्स हैं वो जो है बाइंग एंड सेलिंग एग्जिस्टिंग, जो पहले पुराने शेयर्स होते हैं वो भी बिक जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में फ्रेश। ठीक है, इस तरीके से याद कर लो। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जो शेयर्स हैं उनको इशू किया जाता है पहली बार के लिए। ठीक है,
तो जब इशू पहली बार के लिए जो शेयर्स इशू किए जाते हैं उनको ही हम बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। इनिशियल मतलब पहले जो पब्लिक को ऑफर की गई चीज़ें फर्स्ट टाइम प्राइमरी मार्केट में, उसको बोलते हैं आईपीओ, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट में जो इशूज़ शेयर को पहली बार इशू किया जाता है तो उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। अब आते हैं हमारे कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। हमने जब पहला पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा था कि हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मार्केट, फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम चल रहे थे। तो अब हम जो है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आते हैं हमारे शेयर्स, ठीक है, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, ठीक है। दे डोंट शेयर फीचर्स विद एन अदर एंड दे आर प्योर, ठीक है। अब जो है प्योर इंस्ट्रूमेंट कौन सी हैं आपके, प्योर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसके अंदर आपके शेयर, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स आते हैं। और प्योर इंस्ट्रूमेंट मतलब इनका एक दूसरे के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, फीचर्स इनके एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी जो है शेयर नहीं होते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल प्योर इंस्ट्रूमेंट्स है। तो चलो आगे पढ़ते हैं कि प्योर इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ही पढ़ लिया हमने। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट क्या है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा मनी मार्केट में, यहाँ पे बॉन्ड एंड इक्विटी दोनों आ जाते हैं। अब बॉन्ड एंड इक्विटी पता है, इक्विटी में क्या है, यहाँ पे भी मनी को लोन में दिया जाता है, लेकिन जो है इस केस में क्या होता है, कोई शेयर्स नहीं मिलते। यहाँ पे जो पर्सन है उसको एक ओनरशिप शेयर्स मिल जाते हैं कंपनी में, ओनरशिप राइट्स मिल जाते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। तो बॉन्ड में क्या है, बॉन्ड में हमने पढ़ा कि जो सिक्योरिटीज़ है उनको जब 1 साल से ज़्यादा के लिए इशू किया जाता है वो बॉन्ड बन जाता है। और हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट में आपके दोनों बॉन्ड एंड इक्विटी आ जाते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, वो अपनी वैल्यू को डिराइव करते हैं एक या ज़्यादा फाइनेंशियल एसेट्स से। दे डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम 1 और मोर फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। तो इसको याद रखना, डेरिवेटिव्स मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, वो अपनी वैल्यू को डिराइव कर रहे हैं एक या ज़्यादा फाइनेंशियल एसेट से, ठीक है। खुद की वैल्यू नहीं है उनकी कोई भी, ठीक है। उसके बाद आते हैं व्हाट आर शेयर्स, ठीक है। शेयर्स के, अब शेयर्स क्या है, ये भी बेसिक वर्ड है, शेयर आपको पता होना चाहिए। शेयर क्या होते हैं कि कोई कंपनी है मान लो, तो उसमें क्या है, शेयर्स वो यूनिट्स हैं जिसमें कंपनी का टोटल शेयर डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। कंपनी की टोटल कितनी कैपिटल है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। अब जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड्स दिए जाते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई कंपनी है तो उसके आपके शेयर्स देखो, अगर मान लो कोई एक कंपनी है 100 करोड़ की, ठीक है। अब इस कंपनी में जिस पर्सन के 51% शेयर हैं वो क्या है, इस कंपनी का मालिक होगा। बाकी भी कुछ पर्सन के शेयर होंगे, मान लो कुछ पर्सन के 10% शेयर हैं, कुछ पर्सन के 5% शेयर हैं इस कंपनी में, ठीक है। इस तरीके से जो भी शेयर होते हैं ना कंपनी में, जिसके सबसे ज़्यादा शेयर होते हैं उसको हम बना देते हैं कि ये मालिक है कंपनी का, यानी कि ये ओनर है कंपनी का। और बाकी भी जो है ओनर है, बट ये इतने बड़े लेवल पर नहीं है, ये भी थोड़ी थोड़ी ओनरशिप को होल्ड कर रहे हैं। तो यानी कि शेयर, आपको समझ में आया कि शेयर क्या है, वो यूनिट्स है जहाँ पे पूरा कंपनी का टोटल कैपिटल जो है डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स को यहाँ पे क्या दिए जाते हैं, अब जिन भी पर्सन के पास शेयरिंग है ना उस कंपनी की, ठीक है, उनको क्या दिया जाता है, डिविडेंड्स दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखो शेयर्स हमारे 2 तरीके के होते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं इक्विटी शेयर, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर को हम ऑर्डिनरी शेयर भी बोलते हैं। इक्विटी शेयर्स को ट्रेड किया जाता है स्टॉक मार्केट में, और इसके अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं। अब आपको स्टॉक मार्केट पता है क्या होता है, स्टॉक मार्केट होता है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो मैंने बताया सेकेंडरी मार्केट में जो है आपके इक्विटी शेयर्स को ट्रेड किया जाता है आपके स्टॉक मार्केट में, ठीक है। और इक्विटी शेयर्स के अंदर क्या है, इक्विटी जहाँ पे भी वर्ड आएगा ना, तो आपने एक बात तो याद रखनी है, इक्विटी का मतलब है यहाँ पे कहीं ना कहीं ओनरशिप राइट्स मिल रहे हैं, ठीक है। ओनरशिप मिल रही है इक्विटी के अंदर। तो इक्विटी शेयर्स यानी कि यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, ओनरशिप राइट्स मिल रहे हैं। अब कोई ओनर है कंपनी का, उसके पास वोटिंग राइट्स होंगे उस कंपनी के या नहीं, वो डिसाइड कर सकता है ना कंपनी को क्या करना है क्या नहीं। तो यस, जो ओनर इक्विटी शेयर होल्ड कर रहा है उसके पास क्या होंगे, वोटिंग राइट्स भी होंगे, ठीक है। और इक्विटी शेयर को याद रखना है कहाँ पे ट्रेड किया जाता है, स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया इक्विटी शेयर्स। दूसरे आते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं इसको समझो ज़रा। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर में जो है आपको डिविडेंड्स मिलते हैं। अब डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड मतलब जो भी कंपनी को फ़ायदा हुआ है, मान लो कंपनी का कुछ कल को फ़ायदा हुआ, तो उस केस में क्या होता है, कंपनी अपने जो भी
कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं उनको डिविडेंड देती है, ठीक है। उसका जो प्रॉफिट हुआ होता है वो आधा आधा बांटती है, उसको ही बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, इसके अंदर क्या दिया जाता है, डिविडेंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मतलब जो भी कंपनी को कल को फ़ायदा होगा तो प्रेफरेंस शेयर वाले लोगों को सबसे पहले उसका फ़ायदा दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो है प्रेफरेंस शेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है कि कल को कंपनी बैंकरप्ट हो गई, मान लो कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो गई, अब क्या होगा, कंपनी यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर वाले लोग हैं ना, उनके पास राइट है कि वो कंपनी के एसेट्स को क्या कर सकते हैं, उनके पास राइट है कि वो जो भी कंपनी का एसेट है, पहला राइट उन्हीं जो है कंपनी वालों का, सॉरी प्रेफरेंस शेयर वालों का होगा, ठीक है, जिनको डिविडेंड्स दिए जा रहे थे। अब कल को कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, उस केस में जो है कंपनी के जो असेट्स हैं उस पर किसका राइट है, हमारे प्रेफरेंस शेयर्स का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं किया जाता, क्योंकि हमने पढ़ा जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जाता है, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं किया जाता है। उसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर के लोग होते हैं उनके पास क्या वोटिंग राइट्स होते हैं, तो उनके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना है। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर के अंदर सिर्फ एक ही फ़र्क है कि जो प्रेफरेंस शेयर है ना, इनको ये इसीलिए कंपनी में होते हैं क्योंकि इनको डिविडेंड चाहिए होता है, ठीक है। जो इक्विटी शेयर वाले लोग हैं ना, इनको जो है डिविडेंड इनको भी मिलता है। सो हम यही पढ़ रहे थे कि जो इक्विटी शेयर्स है और जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इन दोनों को डिविडेंड मिलता है, लेकिन सबसे पहले जो डिविडेंड दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को। उसके बाद जो डिविडेंड दिया जाता है वो इक्विटी शेयर्स वालों को दिया जाता है। अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो सबसे पहला हक प्रेफरेंस शेयर वालों का है, लेकिन उसके बाद जो बचा वो इक्विटी शेयर वालों को मिलेगा, ठीक है, अदरवाइज उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो प्रेफरेंस शेयर वाले पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा जो है इस केस में जो है थोड़ा बेनिफिट वाली साइड रहते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर को स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं किया जाता है और इनके पास क्या वोटिंग राइट्स होते हैं। देखो इक्विटी में आपको पता है कि वोटिंग राइट्स होते हैं, येस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर वालों का यही एक जो है आप बोल सकते हो नेगेटिव पॉइंट है कि इनके पास जो वोटिंग राइट्स है कंपनी के वो नहीं होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है कि प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर के बीच में क्या डिफरेंस है। फिर आते हैं हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब है डेट इंस्ट्रूमेंट को इशू कौन करता है, डेट इंस्ट्रूमेंट को हमारी कंपनीज इशू करती हैं, हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ इशू कर सकती हैं, स्टेट या हमारी सॉवरेन गवर्नमेंट इशू कर सकती है। कल को गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनको इशू कर सकती है, हमारे जो डेट इंस्ट्रूमेंट है इसको इशू कर सकती है, ठीक है। कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, म्यूनसिपैलिटी को, स्टेट को या हमारी गवर्नमेंट को अगर पैसा रेज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्या इशू करेगी, हमारा डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब जब भी डेट इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है तो जो डेट इंस्ट्रूमेंट जो उधार जो है, अगर आप कंपनी को पैसा दोगे ना अपना, तो जो कॉरपोरेट है उनको अगर हम पैसा देते हैं तो वो हाई रिस्क हाई रिटर्न में रहता है। अगर हम गवर्नमेंट को पैसा देते हैं तो वो लो रिस्क लो रिटर्न रहता है। ये मैंने बताया पहले भी क्यों, क्योंकि जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स है ना, आपको कोई कंपनी बोलेगी कि आप इतना पैसा हमें दे दो लोन के लिए, हम आपको ना इसका इतना इंटरेस्ट दे देंगे। मान लो आपको बोल रहे हैं 1 लाख रुपया आप हमें दे दो तो आपको बदले में हम 2 लाख रुपया दे देंगे। मतलब यहाँ पे आपको हाई रिटर्न मिल रहा है, लेकिन कल को वो कंपनी अगर चले ना, ठीक है, अगर कंपनी कल को जो है उसकी जो कंपनी का जो वर्कआउट है वो अच्छे से ही नहीं चला, ठीक है, कंपनी अच्छे से ही काम नहीं कर पाई, ठीक है, तो उस केस में तो आपको मिलेंगे पैसे, तो नहीं मिलेंगे। तो यानी कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में हम पैसा लगाते हैं वो हाई रिस्क हाई रिटर्न में होता है, जबकि कल को आपने गवर्नमेंट को अगर पैसा दिया है तो आपका पैसा आपको भले ही जो है यहाँ पे कम पैसा मिलेगा, लो रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपको रिस्क भी बहुत कम रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट जो है आपका पैसा ज़रूर चुका देगी, ठीक है। तो डेट इंस्ट्रूमेंट याद रखना है कौन कौन इशू कर सकते हैं। दूसरा तो आपको पता होना चाहिए कि किसका जो है हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है और किसका लो रिस्क लो रिटर्न होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं एक और टॉपिक को। नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड। देखो बॉन्ड तो हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, जब हम 1 साल से ज़्यादा के लिए इशू करते हैं उसको बॉन्ड बोलते हैं। तो बॉन्ड क्या है, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब यहाँ पे जब भी बॉन्ड इशू किया जाएगा इसके बदले में बॉन्ड होल्डर के पास एक फिक्स्ड इंटरेस्ट जाएगा, ठीक है। अब देखो बॉन्ड होल्डर कौन होता है, ठीक है। सो देखो अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो बॉन्ड होल्डर कौन होता है, जो कि अपने पैसे देगा, ठीक है। एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन है, ठीक है। अब कल को ये पर्सन इससे पैसे लेगा 100 रुपया,
ठीक है। इस पर्सन ने इससे पैसा लिया 100 रुपया, उसके बाद इसको बदले में क्या देगा, इसको बदले में दे देगा बॉन्ड, ठीक है। अब ये बॉन्ड को होल्ड करके रखेगा, क्योंकि इस पर्सन ने मानो बोल दिया है कि मैं आपको ना 1 साल के बाद आके, सॉरी 1 साल नहीं 2 साल के बाद आके पैसा चुका दूंगा। तो ये वाला पर्सन है, ये अपने जो है बॉन्ड को अपने पास रखेगा, तो बॉन्ड को अपने पास रखेगा तो ये क्या हुआ, बॉन्ड होल्डर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि क्या बोला जाता है कि बॉन्ड में आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट मिलता है, यानी कि आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल जाएगा यहाँ पे बॉन्ड होल्डर को। अब बॉन्ड्स अगर हम देखें तो 2 कैटेगरीज में होते हैं, एक होते हैं सिक्योर्ड बॉन्ड्स, दूसरे होते हैं अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स। ये शायद आपको ना दिख रहा हो बट मैंने बोल दिया है, ठीक है। एक होते हैं सिक्योर्ड बॉन्ड्स, एक होते हैं अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स। तो सिक्योर्ड बॉन्ड्स कौन से होते हैं, सिक्योर्ड बॉन्ड्स वो होते हैं यहाँ पे आपको पूरी गारंटी दी जाए कि हाँ अगर कल को कंपनी बैंकरप्ट भी हुई, कंपनी ने डिफ़ॉल्ट भी किया, उस केस में भी हम आपको जो है पैसे देंगे, उस केस में भी आपको जो कंपनी के असेट हैं उस पर आपका हक होगा, आप उससे पैसा जो है ले सकते हैं, ठीक है। तो वो सिक्योर्ड बॉन्ड्स हो गए। यहाँ पे बोला गया कि दीज बॉन्ड्स आर बैक्ड बाय अंडरलाइंग एसेट, अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट भी करेगी तो भी पैसा मिलेगा, ठीक है। उसको सिक्योर्ड बॉन्ड्स बोलते हैं। अनसिक्योर्ड कौन से होते हैं, जहाँ पे कोई भी आपको असेट पे कोई आपका हक ही नहीं है, ठीक है, वो हो गए अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स, ठीक है। बॉन्ड्स दैट आर नॉट बैक्ड बाय अंडरलाइंग एसेट, उसको ही बोलते हैं अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स, ठीक है। उसके बाद आती है बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड क्या होती है कि बॉन्ड पे हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, उसको ही बोलते हैं बॉन्ड यील्ड, मतलब द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ए बॉन्ड। अब जो बॉन्ड इशू हो रहा है ना, उस पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। बैंक कल आपको लोन देती है, ठीक है। अब लोन पे बैंक क्या करती है, साथ में इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। उसी तरीके से जब आपको जो है बॉन्ड इशू किया जाता है तो यहाँ पे चलती है बॉन्ड यील्ड, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे बॉन्ड यील्ड मतलब कितना रेट ऑफ रिटर्न आपको बॉन्ड पे मिलने वाला है, यानी कि बॉन्ड पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड यील्ड, ठीक है। सो बॉन्ड में जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड यील्ड, ठीक है। तो ये है, मतलब ये समझ में आ गया आपको। देखो अगर ये भी समझ लेना कॉन्सेप्ट, अगर आपका बॉन्ड का प्राइस बहुत नीचे गिरा हुआ है, ठीक है, बॉन्ड का प्राइस, इनका जो है इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर बॉन्ड का प्राइस गिरा हुआ है तो उस केस में आपकी जो बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ेगी, ठीक है। अगर बॉन्ड के जो प्राइस है वो ज़्यादा है, ठीक है, उस केस में आपकी जो बॉन्ड यील्ड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर बॉन्ड का प्राइस कम है तो बॉन्ड यील्ड ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसको आप एक बार अच्छे से समझ लेना कि जो बॉन्ड का प्राइस है अगर नीचे गिरा हुआ है तो बॉन्ड यील्ड उस केस में क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। उस केस में आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट आपका एक कॉन्सेप्ट और रह गया कि डिवेंचर क्या होता है। डिवेंचर एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इशू करती हैं। और ये क्या है, बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है। तो अनसिक्योर्ड है क्योंकि इसको कौन इशू कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, ठीक है। मान लो हमारी गवर्नमेंट इशू करती तो फिर ये सिक्योर्ड होना था, लेकिन यहाँ पे हमारी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इसको इशू कर रही हैं डिवेंचर को, तो यानी कि ये क्या है, अनसिक्योर्ड है। और है क्या, ये लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है डिवेंचर होल्डर्स के पास यहाँ पे वोटिंग राइट्स होते हैं। तो वो जो लोन देता है ना पर्सन, उसके पास कोई बैंकिंग वोटिंग राइट्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक तरीके से जो है लोन दिया जा रहा है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब डेट का मतलब ही क्या है, उधार देना, ठीक है। तो यहाँ पे उसके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। तो याद रखना, जो भी पर्सन लोन देता है ना उसके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं आ जाते उस कंपनी के, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो सेलिंग एंड बाइंग सिक्योरिटीज़ की जाती है। जो लिस्टिंग कंपनीज होती हैं ना, उनको खरीदा या बेचा जाता है, उनके शेयर्स को खरीदा या बेचा जाता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज, मतलब वो प्लेस यहाँ पे सेलिंग एंड जो है सिक्योरिटीज़ को खरीदा या बेचा जाता है, ठीक है। अब हमारी जो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया की, वो कौन कौन सी हैं, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोनों को रेगुलेट करने की बॉडी सेबी, ठीक है। तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इनको रेगुलेट करती है, ठीक है। अब चलो अब कब से हम सेबी पढ़े जा रहे हैं, एक बार हम सेबी के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें आपके बुक में इतना ज़्यादा तो नहीं लिखा है, आई थिंक नहीं लिखा है, तो ये मैंने अलग से आपको सेपरेट नोट बना के दे दिया कि सेबी के मेन पॉइंट्स आप जान लो कि सेबी कब बनाई गई थी, क्या थी, ठीक है। तो सेबी को
इनिशियली एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनी थी ये 1988 में, ठीक है। बाद में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया 1992 के सेवी एक्ट से, ठीक है। अब आपको एग्जीक्यूटिव बॉडी पता ही है, जो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बना ली जाए, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है, जिसको एक एक्ट के थ्रू पावर मिलती है, तो इसको एक्ट के थ्रू बनाया गया ना, सेवी एक्ट 1992 के तहत, तो तभी करके ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। और एक हमारी आती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ठीक है। वो पॉलिटी का टॉपिक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ऐसी जिनको संविधान में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, आपको याद रखना है। सेवी कल को पूछ लिया जाए कि सेवी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नो, सेवी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसको अपनी पावर एक्ट से मिलती है। अगर सेवी की बात करें तो इसमें कितने पर्सन होते हैं, टोटल 9 पर्सन होते हैं। हमारे जो चेयरपर्सन साहब हैं वो भी यहाँ पे होते हैं, और इनका टेन्योर जो है 5 या 65 ईयर्स का होता है। फिर आते हैं, एक आता है हमारे पास और कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं एम कैप। एम कैप का मतलब है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको ज़्यादा आपको समझना नहीं है, बस मोटा मोटा आपको समझ लेना है कि एम कैप क्या होता है। यहाँ पे जो हमारा शेयर का प्राइस होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जितने शेयर्स को इशू किया। मान लो 20 शेयर को इशू किया और एक शेयर का प्राइस था 10 रुपये, तो कितना हमारी कॉस्ट आ गई, 200 रुपया, ठीक है। आई समझ में बात। इस तरीके से मतलब हमारे जो भी शेयर का क्या प्राइस था उसको मल्टीप्लाई कर देना है कितने शेयर्स को इशू किया गया, उसको बोलते हैं एम कैप। इसको मोटा मोटा ध्यान में रखना है। कैलकुलेशन तो आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाती, हाँ ऐसा पूछा जा सकता है कि एम कैप क्या है, तो ये पता होना चाहिए आपको। शेयर प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, ठीक है। फिर हमारा आता है 2 इंडेक्स आते हैं, एक सेंसेक एक निफ्टी। जो सेंसेक इंडेक्स है ना, उसमें हम कितनी कंपनीज को देखते हैं, 30 कंपनीज को। जो निफ्टी है उसमें हम कितनी कंपनीज को देखते हैं, 50 कंपनीज को देखते हैं। निफ्टी 50 को कौन निकालता है, तो निफ्टी 50 को निकालती है हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और जो हमारी नेक्स्ट है हमारी सेंसेक्स में आती हैं 30 कंपनीज, और इसको देखती है हमारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो याद रखना कि जो सेंसेक्स है उसमें टोटल 30 कंपनीज को देखा जाता है, और इसको कौन देखता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और जो निफ्टी है, निफ्टी 50, इसको कौन देखता है, हमारी 50 कंपनीज में देखा जाता है। निफ्टी में 50 कंपनीज को देखते हैं और इसको इशू करती है कौन देखता है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो मैंने पूरा आपको चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। अब आप इसको एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे, 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को, तो आपको ये समझ में आने लगेगा। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि हमने पहले से ये कैपिटल, मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट इतना नहीं सुना होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें ये जो है चैप्टर टफ लगता है, बट आप अगर इसको 2-3 रीडिंग दोगे, और संजीव वर्मा सर की बुक की एक स्पेशलिटी ये भी है कि उसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, तो आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।